नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम साइंस के बारे में आपको लगातार वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको साइंस का एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको बताया था, जिसमें हमने मस्तिष्क के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी के आगे का दूसरा पार्ट, जिस पर हम चर्चा करेंगे और देखते हैं यह पार्ट हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से कितना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा पार्ट था मस्तिष्क, जो मस्तिष्क के बारे में जब पढ़ रहे थे तो हम देखते हैं जब हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने मस्तिष्क के कोई पार्ट बताए थे। हमने कहा था कि मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, नंबर 2 मध्य मस्तिष्क, नंबर 3 पश्च मस्तिष्क। तो हमने जब बात कर रहे थे अग्र मस्तिष्क के बारे में, तो आज हम चर्चा कर रहे थे अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। उसमें हमने आपको बताया कि हमारा 3 पार्ट हो जाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले सेरिब्रम पढ़ते हैं या अनुमस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ते हैं और थैलेमस के बारे में पढ़ते हैं। हमने फिगर के माध्यम से इस पर चर्चा भी की थी और आज उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है क्या, तो हम सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। सभी लोग जानते हैं, ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब भी हम इस पर चर्चा करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, तो देखते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है, ये मस्तिष्क का जो दूसरा पार्ट था, अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा पार्ट था, उसमें हमने देख रहे थे कि हमारे पास एक भाग मिला था, एक पार्ट मिला था डाइएनसेफेलॉन। कौन सा पार्ट था? डाइएनसेफेलॉन। जो डाइएनसेफेलॉन था, ये हमारा जो मस्तिष्क था, इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट था। हमने बताया था कि इसके 2 पार्ट पाए गए। नंबर 1 हाइपोथैलेमस और नंबर दूसरा था थैलेमस। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। यही हाइपोथैलेमस पे हम बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस को हम शरीर का ताप नियंत्रक कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बन जाता है कि शरीर के या मस्तिष्क के किस पार्ट को हम ताप नियंत्रक कहते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस है, यह शरीर का ताप नियंत्रक कहलाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मस्तिष्क का वह कौन सा पार्ट होता है जो शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है या मेंटेन करने का कार्य करता है, तो वह कौन सा पार्ट होता है? हाइपोथैलेमस होता है। अब हम क्या बात करते हैं, इसके पहले जो बात आती है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन कौन से पार्ट बन जाते हैं। देखो, जो इसका जो अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइपोथैलेमस को हम निद्रा का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको निद्रा का केंद्र कहते हैं, का केंद्र कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मस्तिष्क के किस भाग को निद्रा का केंद्र कहा जाता है, तो निद्रा का केंद्र किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। दूसरा है इसी को हम भूख का केंद्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? भूख का केंद्र कहा जाता है। भूख का केंद्र कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मस्तिष्क के किस पार्ट को हम भूख का केंद्र कहते हैं या भूख का केंद्र, जो भूख हमें लगती है तो इसका अनुभव मस्तिष्क का कौन सा पार्ट कराता है? तो ये जो अनुभव कराता है, ये हमें कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कराता है। जब भी आपको निद्रा लगती है या भूख लगती है या प्यास लगती है, इन सब का जो अनुभव है या एहसास है, हमारी बॉडी को कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। क्योंकि हम जब जान जाते हैं कि हमको अब प्यास लगी है, हमें पानी की आवश्यकता है, तो आपको पता होना चाहिए मस्तिष्क का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमको ये जानकारी देता है कि हमको पानी की ज़रूरत है और हमको पानी पीना है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसको भैया हम पसीने का भी केंद्र कहा जाता है। पसीने का केंद्र कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर में पसीने का केंद्र किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को कहते हैं। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं,
ये विभिन्न प्रकार के केंद्र हैं जो किसको कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे मस्तिष्क के इस भाग में, हम अगला पॉइंट क्या देखेंगे इसका, मस्तिष्क के इस भाग में निद्रा का केंद्र हुआ, भूख का केंद्र हुआ, पसीने का केंद्र हुआ तथा इसी भाग से हम क्या करते हैं, खुशी का केंद्र होता है या खुशी को कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है। तो हम बात करेंगे इसका प्रमुख कार्य। तो हम देखते हैं हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है। हाइपोथैलेमस का जो कार्य है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को, स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करने का कार्य करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, मस्तिष्क का कौन सा पार्ट है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। तो हम देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस की हमारे शरीर में कितनी आवश्यकता है। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं इसका कौन कौन से कार्य हैं, जैसे हमारे शरीर रक्तदाब को नियंत्रित करना, रक्तदाब को नियंत्रित करना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मस्तिष्क का कौन सा पार्ट है जो हमारे बॉडी में होने वाले रक्तचाप को नियंत्रित करता है। गुस्सा पे नियंत्रण करना, गुस्सा पे नियंत्रण करना। यदि हमको बहुत गुस्सा आती है तो गुस्सा पर कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंट्रोल करने का कार्य करता है, वो कौन सा है, हाइपोथैलेमस है। खुशी का नियंत्रण करना, खुशी पे नियंत्रण करना, खुशी का नियंत्रण। तो दोस्तों हम देख रहे हैं रक्तदाब का नियंत्रण करना, गुस्सा का नियंत्रण करना, खुशी को नियंत्रित करना। आज समस्त घटनाएं जो हैं कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे मस्तिष्क का, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत सारे क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि दाब को नियंत्रित कौन करता है, गुस्से पर नियंत्रण कौन रखता है, अंतःस्रावी हार्मोन द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित कौन करता है, शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहा जाता है, निद्रा का केंद्र किसे कहा जाता है, भूख का केंद्र किसे कहा जाता है और पसीने का केंद्र किसे कहा जाता है। तो हम लोगों आपको आशा है कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। इसके बाद हम देखेंगे मस्तिष्क का जो दूसरा पार्ट हमारा छूटा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा दूसरा पार्ट है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, उसके बारे में हम देखते हैं उसका क्या कार्य है। जब उस पर चर्चा कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो दूसरा पार्ट छूटा हुआ था वो थैलेमस था। इस पर चर्चा करेंगे भैया, थैलेमस। हम थैलेमस के बारे में आपसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं और इसको जब हमने फिगर के माध्यम से आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, या जो दोस्त हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो वो इस वीडियो को जरूर देखें। जब उस वीडियो को देखेंगे और वीडियो को देखने के पश्चात हमारा जब दूसरा वीडियो देखेंगे तो हमें मस्तिष्क के सारे क्वेश्चन या मस्तिष्क के सारे क्रियाकलाप अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे। किसी को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम उसको बार बार लिखेंगे, बार बार रटेंगे, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने एक बार इसको अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया तो हमें मस्तिष्क से लगभग बनने वाले समस्त क्वेश्चन का हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे थैलेमस। हमने जैसा कि बताया कि थैलेमस भी डाइएनसिफेलान, थैलेमस भी डाइएनसिफेलान का ही भाग है, का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। हमने मस्तिष्क में जब भी बात की थी तो सेरिब्रम
और डाईएन्सेफेलान 2 पार्ट आपको बताए थे। तो हमने जब 2 पार्ट बताया थे उस समय डाईएन्सेफेलान के मैंने 2 पार्ट आपको बताया, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो हम इससे पहले हाइपोथैलेमस पर चर्चा कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। अब बारी आती है थैलेमस के बारे में। तो हम थैलेमस के बारे में देख रहे हैं। जो ये भी जो पार्ट है डाईएन्सेफेलान का एक पार्ट है और ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। डाईएन्सेफेलान में हम जब देखते हैं तो इसके अंदर क्या होती हैं, 2 गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। होता क्या है, इसमें 2 गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, 2 गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, नाएं पाई जाती हैं। अब जो ये गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, इन संरचनाओं में जो बिंदु होते हैं, बिंदुओं का कुछ कार्य होता होगा। अब वही कार्य आपको क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाता है। जो वही कार्य है जो आपको क्या किया जाता है, क्वेश्चन के माध्यम से आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। जो ये संरचनाएं होती हैं गोलाकार, ये संरचनाएं ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो ये कौन सा कार्य करती हैं, ये हमें दर्द का अनुभव कराती हैं, ठंडा का अनुभव कराती हैं और गर्म का अनुभव कराती हैं। यदि क्या हम ऐसे जब तक हमारा थैलेमस कार्य नहीं करेगा, यदि हमारी बॉडी में दर्द हो रहा है तो हम दर्द का अनुभव नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ, दर्द का अनुभव नहीं कर सकते हैं। या ठंड लग रही है, यदि हमारा थैलेमस कार्य नहीं कर रहा है तो थैलेमस यदि हमारी बॉडी को नहीं बता रहा है तो हमको ये पता नहीं चल सकता है कि ठंड हो रही है। यदि गर्मी, कोई गर्म वस्तु है, यदि हमारा थैलेमस कार्य नहीं करेगा तो हमको गर्म का एहसास नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि शरीर में ठंड का अनुभव कौन कराता है, शरीर में दर्द का एहसास कौन कराता है, शरीर में गर्मी का एहसास कौन कराता है। जब ये बात हमको पता चल गई कौन कराता है, तो ये तीनों जो पार्ट हैं, तीनों कार्य करने का काम कौन करता है, थैलेमस कराता है। अब इसके बाद हमने देखा कि मस्तिष्क के दोनों पार्ट्स हो गए। अब हम बात करेंगे इसके आगे का पार्ट्स। जो हमारा जो आगे का पार्ट था उसमें हम चर्चा करेंगे। जो हमारा अगला पार्ट है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। हम देखेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया था, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क ये मस्तिष्क के बीच का भाग होता है या मध्य का भाग होता है। सबसे पहली बात तो यही है, यह मस्तिष्क के बीच का भाग होता है। यह मस्तिष्क के मध्य का भाग होता है, मध्य का भाग होता है। तो अच्छी बात है। अब बीच में है तो कहाँ होगा, बीच में ही होगा। अब सबसे पहले बात देखते हैं मध्य मस्तिष्क, ये मस्तिष्क का बीच का भाग है या मध्य का भाग है। तो अब हम बात करेंगे मस्तिष्क में है क्या, मध्य मस्तिष्क में क्या ऐसी चीज है जो हम पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा मध्य मस्तिष्क है इसको हम 2 भागों में, हम सीधे कंपटीशन के तौर चलते हैं जहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधे सीधे मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांट देते हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। इसका पहला भाग क्या है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। जो पहला पार्ट हमारा हम देखते हैं, पहला भाग जो हमको दिखाई पड़ता है एक कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। और जो दूसरा भाग होता है सेरिब्रल पेंडिकल होता है। सेरिब्रल पेंडिकल होता है। दूसरा भाग क्या होता है भैया, सेरिब्रल पेंडिकल होता है। तो हमने 2 भागों को यहाँ पर देखा, नंबर कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना को देखा, दूसरा सेरिब्रल पेंडिकल को देखा। अब हम बात करेंगे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है यही हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में भी 4 पिंडक पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में 4 ठोस पिंडक दिखाई देते हैं। जिन हम देख लेते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, यह 4 ठोस पिंडकों का समूह होता है, पिंडकों का समूह होता है।
समूह होता है। कहने का तात्पर्य कोई ऐसा पिंडक है जिसमें 4 पार्ट हैं और इस पिंडक के पूरे संपूर्ण समूह को हम क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्री जेमिना कहते हैं। जब हम इसको कार्पोरा क्वाड्री जेमिना कहते हैं तो अब इसका कार्य क्या होगा? अब ये पिंडक पाए जाते हैं, इसका कुछ कार्य होगा, तो इनका कार्य क्या होता है? तो कार्पोरा क्वाड्री जेमिना का ही प्रमुख कार्य होता है कि इसके जो आगे के 2 पिंडक हैं, जो आगे के 2 पिंडक हैं, यही पिंडक देखने का कार्य करते हैं। ये 2 पिंडक देखने का कार्य करते हैं, देखने का काम करते हैं। और जो हमारे पीछे के 2 पिंडक होते हैं, यही दोनों पिंडक सुनने का कार्य करते हैं, सुनने का कार्य करते हैं। दोस्तों यदि आपसे आप थोड़ा डीप क्वेश्चन कर देगा, मस्तिष्क में किस पार्ट में हमें देखना और सुनने का काम होता है, ये साधारण सा क्वेश्चन होगा तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या इनमें से किसी भाग में नहीं होता है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो कि मध्य मस्तिष्क में होता है। लेकिन यदि वो थोड़ा क्वेश्चन को डीप किया और थोड़ी कठिनता की ओर ले गया और आपने उतना कठिन या डिस्क्राइब या विस्तृत जानकारी नहीं ली है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है? जब वो बात करता है पिंडक के बारे में तो वहाँ देखने पे सीधे सीधे उसका ऑप्शन आ जाता है। पहला ऑप्शन तुमको मिल जाएगा कार्पोरा क्वाड्री जेमिना, सेरिब्रल पेंडिकल। तो अब हम जब सेरिब्रल पेंडिकल और कार्पोरा क्वाड्री जेमिना के बारे में ही नहीं पता है तो हम इसका आंसर देने में असमर्थ हो जाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए आपको ऑप्शन में कार्पोरा क्वाड्री जेमिना यदि मिलता है तो हम तुरंत कार्पोरा क्वाड्री जेमिना को सही करेंगे, क्योंकि यही कार्पोरा क्वाड्री जेमिना जो है ये 4 ठोस पिंडकों का समूह होता है। तो यहाँ तक दोस्तों समझ में आया, मध्य मस्तिष्क का एक प्रमुख कार्य यही होता है कि वो देखने और सुनने का कार्य करता है। और यहाँ पर हम सबसे पहले जो बात बताना चाह रहे थे कि जो कार्पोरा क्वाड्री जेमिना है यही 4 पिंडकों का समूह होता है। यही पिंडक क्या करता है भैया? यही देखने का भी कार्य करते हैं इसके 2 पिंडक, और यही सुनने का भी कार्य करते हैं। अब हम इसके बाद बात थोड़ा कर लेते हैं सेरिब्रल पेंडिकल के बारे में। अभी तो हमने बात की, चर्चा की, कार्पोरा क्वाड्री जेमिना की चर्चा की। अब हम थोड़ा देख लेते हैं सेरिब्रल पेंडिकल क्या होती है। अब जो सेरिब्रल पेंडिकल होता है यह कौन सा काम करता है? यह जंतुओं का यह जंतुओं में जंतुओं के मस्तिष्क के मध्य भाग में पाए जाने वाले तंतुओं के बंडलों को क्या हो कह रहे हैं हम? यह जंतुओं के मस्तिष्क के मध्य भाग में पाए जाने वाले तंतुओं के बंडलों को या बंडलों का समूह होता है। बंडलों का समूह। कहने का तात्पर्य सेरिब्रल पेंडिकल क्या होता है? ये जो मध्य मस्तिष्क में जो तंतु पाए जाते हैं उनका जो समूह होता है वो क्या करता है? सेरिब्रल पेंडिकल कहलाता है। अब सेरिब्रल पेंडिकल जो होता है यह सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जोड़ने का कार्य करता है। या क्या करता है? सेरिब्रल जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भाग से मेरुरज्जु को हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कार्ड मेरुरज्जु से जोड़ता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में मस्तिष्क का कौन सा पार्ट मस्तिष्क में पाए जाने वाले तंतुओं के समूह या बंडल को किससे जोड़ता है? मेरुरज्जु से जोड़ता है। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो जोड़ने का कार्य करता है? सेरिब्रल पेंडिकल होता है।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेरिब्रल पेंडिकल। जो सेरिब्रल होता है ये जो तंतुओं का समूह हो जाता है, जो बंडल बन जाता है, जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के क्या करता है, मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड से जोड़ने का कार्य करता है। मेरुरज्जु को हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कार्ड कहते हैं। दोस्तों ये हमारा मध्य मस्तिष्क था। मध्य मस्तिष्क से ये प्रमुख क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं जिनके बारे में हमने आपसे चर्चा की। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, जो हमारा एक लास्ट पार्ट छूट गया था। लास्ट हमारा जो पार्ट छूटा था वो हमारा था पश्च मस्तिष्क। अब हम बात करेंगे किस पे, पश्च मस्तिष्क पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये पश्च मस्तिष्क है, तो कहने का तात्पर्य ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, हिड ब्रेन कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं, हिड ब्रेन कहते हैं, पीछे का भाग कहते हैं। अब से सबसे पीछे का भाग है तो हम सबसे पहले, अब ज्यादा इस पर ना जाकर के हम यही बात कर लेते हैं, मस्तिष्क के सबसे पीछे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, पश्च मस्तिष्क कहते हैं। अब पश्च मस्तिष्क के दो प्रमुख पार्ट हो जाते हैं, दो प्रमुख पार्ट हैं। अब ये दो प्रमुख पार्ट कौन कौन से हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले होता है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। और जो हमारा दूसरा पार्ट बन जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। नाम सुना होगा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को हम सेरेबेलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरेबेलम। याद रखना है, सेरिब्रम नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, सेरेबेलम कहते हैं। अब ये सेरेबेलम जो है इसका कोई कार्य होगा, ये अनुमस्तिष्क एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसका काम क्या होता है, यह सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुमस्तिष्क के बारे में। जो अनुमस्तिष्क है यह पश्च मस्तिष्क का, यह पश्च मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। हम पश्च मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था, अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के किस भाग में उपस्थित होता है, तो किस में होता है, पश्च मस्तिष्क में उपस्थित होता है। जो पश्च मस्तिष्क में, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा अनुमस्तिष्क वैसे हमारी बॉडी का भी एक सबसे भी महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अब ये एक महत्वपूर्ण, अब हम बात करेंगे ये काम क्या करता है। जब इतना इंपॉर्टेंस है तो इसका कुछ काम भी होगा, जो काम भी होगा तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसका कार्य क्या होता है हम देखते हैं। तो जो इसका कार्य है वह कार्य क्या है, ये अनुमस्तिष्क हमारी बॉडी को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ये क्या करता है, यह हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है, करने का कार्य करता है। अब आपसे पूछा जाएगा मस्तिष्क का कौन सा पार्ट शरीर बॉडी को नियंत्रित करता है, या हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, या कंट्रोल करने का कार्य करता है, तो कौन करेगा, अनुमस्तिष्क करता है। अब इसको कोई संज्ञा दी गई, संज्ञा किसके द्वारा दी गई, एग्जामिनर के द्वारा दी गई, क्वेश्चन बनाने वाले के द्वारा दी गई। जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, जो कंपटीशन में क्वेश्चन बनाता है, उसके द्वारा इसको कोई संज्ञा दे दी गई। अब संज्ञा क्या दे दी गई, क्वेश्चन उसने पूछ लिया मस्तिष्क के किस पार्ट को हम आर्मी कमांडर कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन क्या पूछा, मस्तिष्क के किस पार्ट को हम आर्मी कमांडर कहते हैं। तो आर्मी कमांडर की संज्ञा किसको दी गई, अनुमस्तिष्क को दी गई। तो क्वेश्चन पूछता है इसे हम आर्मी कमांडर के नाम से जानते हैं, आर्मी कमांडर के नाम से जानते हैं। अब आर्मी कमांडर, अब एक कमांडर का कार्य क्या होता है, एक कमांडर का कार्य यही होता है कि अपनी सेना की टुकड़ी को नियंत्रित करना या कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, कमांडर का होता है। ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी को नियंत्रित और कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। नोट पॉइंट में हम एक बात करेंगे और देखेंगे, कहते कि है जब कोई व्यक्ति ज़्यादा अल्कोहल या शराब का सेवन करता है, यदि कोई व्यक्ति अधिक अल्कोहल या शराब का सेवन करता है, नोट, जब कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में
दोस्तों देख रहे हैं, जब कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में क्या करता है, शराब का सेवन कर लेता है, अल्कोहल का सेवन कर लेता है, अल्कोहल का सेवन करता है, सेवन करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है सेवन करता है तो मस्तिष्क का कौन सा अंग विकृत हो जाता है या कौन सा पार्ट कार्य करना बंद कर देता है। तो हम क्या कहते हैं, देखो जब कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन कर लेगा तो मस्तिष्क का कौन सा पार्ट कार्य करना बंद कर देता है, अनुमस्तिष्क। कौन सा, अनुमस्तिष्क। दोस्तों हमने देखा होगा जब कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में शराब पी लेता है तो उसका क्या है, जब अनुमस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है तो क्या करता है, इधर उधर चलता है, पूरी रोड में लहरा के चलता है, या देखा होगा कहीं नाली के किनारे लेट जाता है या कहीं सड़क के किनारे लेटा हुआ होता है। तो वो व्यक्ति क्या है, उसको कुछ नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, उसको किसी चीज़ की जानकारी नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि उसका अनुमस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया है। यदि उसका अनुमस्तिष्क जब तक कार्य नहीं करेगा तब तक वो व्यक्ति उसी अवस्था में रहेगा, उसकी बॉडी काम नहीं करती है, वो अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है या पूछा जाता है कि ज़्यादा अल्कोहल या शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति का कौन सा पार्ट विकृत हो जाता है या काम करना बंद कर देता है। तो कौन सा पार्ट है, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या करता है भैया, कार्य करना बंद कर देता है। अब हम आगे पार्ट पढ़ेंगे इसका, मेडुला ऑब्लिगेटा, जो हमारा दूसरा इसका महत्वपूर्ण पार्ट है, मेडुला ऑब्लिगेटा। तो हम बात करेंगे अब मेडुला ऑब्लिगेटा की, जो हमारा, अब हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा की। मेडुला ऑब्लिगेटा क्या होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा भी पश्च मस्तिष्क का एक पार्ट है जो अनुमस्तिष्क या हम कह सकते हैं अनुमस्तिष्क के पीछे उपस्थित होता है या उसके बाद में यह पाया जाता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे मेडुला ऑब्लिगेटा की। देखते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा, मेडुला ऑब्लिगेटा। जैसा कि हम कह रहे हैं कि मेडुला ऑब्लिगेटा एक गेट की तरह कार्य करता है, तो हम सबसे पहले बात करें, ये पश्चिम मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, यह पश्चिम मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग होता है। या हम कह सकते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है या अंतिम पार्ट्स होता है। अब दूसरी बात क्या है इसकी, दूसरी बात यह है, यह सभी प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यह सभी प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब आपसे क्वेश्चन बन गया यहाँ पर, मस्तिष्क का कौन सा पार्ट हमारे शरीर में होने वाली अनिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है, मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। जैसे अनैच्छिक क्रियाएं क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिन पे हमारी इच्छा का कोई अधिकार नहीं होता है। ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं वो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं लगातार चला करती हैं। हमारी इच्छा है कि हम इस क्रिया को रोक ले, तो हम उसको रोकने में सफल नहीं है। यदि हम उस क्रिया को रोक नहीं पा रहे हैं तो कौन सी क्रिया होगी, अनैच्छिक क्रिया होगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अनैच्छिक क्रियाएं, तो अनैच्छिक क्रियाएं जैसे सांस लेना, सांस लेना, क्या हमारी इच्छा है हम अपनी सांस को रोक लें, तो हम अपनी सांस को रोक नहीं सकते क्योंकि हमारी सांस निरंतर चलती रहती है। सांस लेना, हृदय की धड़कन या दिल धड़कन, हृदय की धड़कन, पलकों का झपकना, पलकों का झपकना, आहार नाल का संकुचन, आहार नाल का संकुचन,
ये हमारी सभी क्रियाएं कैसी क्रियाएं हैं? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इन पर हमारी इच्छा का कोई अधिकार नहीं होता है। अब हम दूसरा आगे इसमें देखेंगे अनैच्छिक क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर देख रहे हैं मेडुला ऑब्लांगेटा में, देखेंगे लिखेंगे नोट्स पॉइंट में, देखते हैं क्या है यहां पर नोट्स पॉइंट देखेंगे एक। अब नोट पॉइंट क्या है? जो नोट पॉइंट है यह क्या है? इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो है श्वसन केंद्र क्या है? श्वसन केंद्र। इस भाग में श्वसन केंद्र व हृदय केंद्र, हृदय केंद्र आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन बन गया, मस्तिष्क के किस पार्ट में हृदय केंद्र और श्वसन केंद्र आपस में मिलते हैं? तो किस पार्ट में मिलेंगे? मेडुला ऑब्लांगेटा। हमारा आंसर क्या होगा? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो हमारा एक प्रमुख आंसर ये भी क्वेश्चन बन गया। अब देखो मेडुला ऑब्लांगेटा जैसा कि हम कहते हैं ये गेट की तरह ही होता है। यह क्या करता है? उगलने में भी सहायक है और निगलने में भी सहायक है। यह कहने का तात्पर्य है उगलने और निगलने का एहसास कौन कराता है? तो यह जो एहसास कराता है कौन कराता है? मेडुला ऑब्लांगेटा कराता है। यदि हमें कुछ उगलना है तो हमारे मस्तिष्क को तुरंत, हमारी बॉडी को या हमारे शरीर को एहसास हो जाता है कि कुछ उगलना है या कुछ बाहर करना है। तो इसका एहसास कौन करा रहा है? यहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा कराता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा हमने मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में देखा और अनुमस्तिष्क के बारे में देखा। अब इसके बाद इसी का एक और पार्ट छूट जाता है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र का जो एक और पार्ट छूटा हुआ था CNS का, वो था मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या है? तो स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड सभी लोग जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि बिना स्पाइनल कॉर्ड के कोई भी तंत्रिका कार्य नहीं करती है, कोई संवेदना हमको प्राप्त नहीं होगी। यदि स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाया जाएगा तो हमें किसी भी प्रकार की कोई संवेदना प्राप्त नहीं होने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरुरज्जु होता है यह मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क के से अंतिम भाग, हम कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क के अंतिम भाग, पश्च मस्तिष्क के अंतिम पार्ट मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ा हुआ होता है। क्या कह सकते हैं? यह मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क के अंतिम भाग दोस्तों, अंतिम भाग क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा। अंतिम भाग मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ा हुआ होता है। मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है? डायरेक्ट मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ा होता है। अब हम बात करेंगे, देखो यह क्या होती है? एक सर्पिलाकार संरचना होती है। कैसी होती है? एक सर्पिलाकार संरचना होती है जो पाई जाती है, इस तरह एक संरचना पाई जाती है जो हमारे क्या होती है? पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा से ये जुड़ी होती है, जो क्या करती है? ये हमारे शरीर में संवेदनाओं को पहुंचाने का कार्य करती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में। इसका जो प्रमुख कार्य होता है, इसका प्रमुख कार्य प्रत्यावर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। कार्य क्या है? यहाँ पर हम देखेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य, हम देखेंगे मेरुरज्जु का कार्य। मेरुरज्जु का कार्य, हम मेडुला ऑब्लांगेटा का नहीं देख रहे हैं, मेरुरज्जु का कार्य देख रहे हैं। तो मेरुरज्जु का कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य प्रत्यावर्ती क्रियाओं, इसका प्रमुख कार्य प्रत्यावर्ती क्रियाओं तथा प्रत्यावर्ती चाप को नियंत्रित करने का कार्य करता है, तथा
प्रत्यावर्ती चाप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अंग है जो प्रत्यावर्ती चाप को नियंत्रित करने का कार्य करता है या प्रत्यावर्ती क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु। अब ये प्रत्यावर्ती क्रियाएं क्या हैं, हम दूसरा इसका कार्य देख लेते हैं और ये कौन सा काम करता है। तो इसका दूसरा प्रमुख कार्य है, यह क्या करता है, यह मस्तिष्क में आने वाले उद्दीपनों को क्या करता है, यह मस्तिष्क में आने वाले उद्दीपनों को एहसास करवाता है। क्या करवाता है, एहसास करवाता है। तो देख लेते हैं, यह मस्तिष्क में आने वाले उद्दीपनों का संवहन करवाता है। क्या करता है भैया, उद्दीपनों का संवहन करता है। जो हमारे विकार या उद्दीपन उत्पन्न होते हैं उनको क्या करता है, एहसास कराने का कार्य कौन करता है, उद्दीपनों का संवहन कौन करवाता है। आपसे पूछा जाता है तो कौन कराएगा, मेरुरज्जु कराता है या स्पाइनल कॉर्ड कराता है। अब हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती क्रियाएं क्या है। प्रत्यावर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो किसी क्रिया के पश्चात कोई अपक्रिया हो जाती है। जैसे प्रत्यावर्ती क्रियाएं जैसे छींक आना, छींक आना कैसी क्रिया है, एक प्रत्यावर्ती क्रिया है। और देखते हैं, आगे देखते हैं, किसी वस्तु को देखकर मुंह में पानी आ जाना। हम क्या कहेंगे भैया, मुख में पानी आना, मुंह में पानी आना। दोस्तों हम कोई चीज़ देखते हैं कि हमारी कोई प्रिय चीज़ है और वो हमको नहीं मिल रही है, और देखते ही क्या होता है, हमको उस चीज़ को खाने का लालच हो जाता है या खाने का मन करने लगता है और हमको वो चीज़ नहीं मिलती है। तो क्या कहते हैं, मुंह में पानी आ गया। तो जो मुंह में पानी आया, कोई चीज़ को देखकर, मतलब किसी को देखकर हमें मुंह में पानी आया, तो ये कैसी क्रिया है, प्रत्यावर्ती क्रिया है। अगला जैसे देखते हैं, गाड़ी का अचानक हॉर्न सुनने से चौंक जाना। मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, गाड़ी का अचानक हॉर्न बजने से चौंकना, चौंक जाना। मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और आपके पीछे कोई गाड़ी आ गई, और जो गाड़ी आई तो उसने हॉर्न बजा दिया और आप चौंक गए। तो ये कौन सी क्रिया है, प्रत्यावर्ती क्रिया है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रत्यावर्ती क्रियाएं करती हैं। या आप जा रहे हैं, आपने अचानक सांप को देखा और डर से क्या हुआ, कांपने लगे। आपके सामने रास्ते से जा रहे हो और अचानक कोई सांप आ जाए तो आप क्या होगे, डर की वजह से कांपने लगते हो। जो डर की वजह से कांपने लगते हो तो ये कौन सी क्रिया होगी, प्रत्यावर्ती क्रिया होती है। तो इन सारी क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, मेरुरज्जु करता है या स्पाइनल कॉर्ड करता है। नोट पॉइंट यहां पर देखेंगे, नोट पॉइंट यह है कि इन प्रत्यावर्ती क्रियाओं का पता सबसे पहले किसने लगाया। तो प्रत्यावर्ती क्रियाओं का अध्ययन या पता सबसे पहले मार्शल घोल, उनका नाम है मार्शल हॉल
ने लगाया था? किसने लगाया था? मार्शल हॉल ने लगाया था। आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती क्रियाओं का सबसे पहले पता या अध्ययन किसने किया था? तो मार्शल हॉल ने सबसे पहले इनका अध्ययन किया था। तो दोस्तों ये हमारा मस्तिष्क का जो हमने CNS देखा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखा था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये प्रमुख पार्ट था और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम इसके अन्य जो 2 पार्ट छूट गए थे तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमने पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा, उसके अंतर्गत होने वाली क्रियाओं को पढ़ा तथा उनसे संबंधित होने वाले क्रियाकलापों या कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम बात करेंगे जो हमारी तंत्रिका तंत्र थी। तंत्रिका तंत्र का जो दूसरा भाग था उसे हमने क्या कहा था? परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहा था? उसका हमने नाम दिया था परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र था इसको हमने एक नाम दिया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। क्या नाम दिया था? PNS। PNS का मतलब था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम अब बात करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? अब सबसे पहले हम बात कर लें परिधीय तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तो क्या होता है भैया, यह जो तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, यह क्या करता है हमारे शरीर में, यह क्या करेगा भैया हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं, हमारे शरीर में क्या करता है? विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं या संवेदी भागों को जोड़ने का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के संवेदी अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा संवेदी अंग होते हैं, सेंसिटिव अंग होते हैं, उनको जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो कौन करेगा भैया? परिधीय तंत्रिका तंत्र। संवेदी अंगों को कौन जोड़ता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। होता क्या है, जो संवेदी अंग में कैसे जोड़ता है? ये पतली एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है। उन संरचनाओं को क्या करता है भैया? परिधीय तंत्रिका तंत्र जोड़ने का कार्य करता है। संवेदी जो तंत्रिकाएं होती हैं पतली पतली होती हैं और धागे नुमा संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं, उनको जोड़ने का कार्य कौन करेगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र करता है। अब ये क्या होती हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। अब हम दोनों प्रकार में देखेंगे कौन कौन सी ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 जो होती है ये हमारे किससे जुड़ी होती हैं? मस्तिष्क से संबंधित होती हैं। नंबर 1 मस्तिष्क से संबंधित होती हैं। मस्तिष्क से संबंधित होती हैं। अब दूसरी किससे संबंधित होती है? मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से संबंधित होती है। मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। नंबर 1 मस्तिष्क तंत्रिकाएं होती हैं, दूसरी क्या होती हैं? स्पाइनल कार्ड की तंत्रिकाएं जो होती हैं या माइंड की जो तंत्रिकाएं होती हैं, उनके परिधीय तंत्रिका तंत्र होते हैं। छोटे छोटे भाग होते हैं, पतली संरचनाएं होती हैं जो क्या करती हैं? संवेदी अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमारी मस्तिष्क से संबंधित होती हैं। ये मस्तिष्क से संबंधित को हम क्या कहते हैं? क्रेनियल तंत्रिकाएं कहते हैं। जो मस्तिष्क से संबंधित तंत्रिकाएं हैं उनको हम क्या कहेंगे? क्रेनियल तंत्रिकाएं कहते हैं। दोस्तों हमने पहले भी बताया था कि जो अस्थि का जो पिंजर होता है, जो हमारा खोपड़ी पे खोल पाया जाता है, ये खोल क्या कहलाता है? क्रेनियल कहलाता है। और उन्हीं खोल के अंदर जो हमारी संवेदी जो पतली पतली रचनाएं पाई जाती हैं, जो फैली हुई हमारे मस्तिष्क में होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्रेनियल तंत्रिकाएं कहते हैं। अब क्वेश्चन ये भी बन जाता है क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है?
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मस्तिष्क में पाई जाने वाली क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है। तो क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी। किसकी संख्या है? क्रेनियल तंत्रिकाओं की। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मस्तिष्क में पाई जाने वाली क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है भैया? 12 जोड़ी होती है। अब हम बात करेंगे मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु भी क्या होता है? मेरुरज्जु तंत्रिकाएं भी हुई पतली तंत्रिक मेरुरज्जु से जुड़ी हुई पतली संरचनाएं होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो हम क्या बताएंगे कि मेरु तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वो 31 जोड़ी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 31 जोड़ी। मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है और क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। हम जहाँ पर देख लिया परिधि तंत्रिका तंत्र। अब मस्तिष्क का एक और लास्ट पॉइंट बचा है, उसके बारे में देखते हैं। परिधि तंत्रिका तंत्र के बाद स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या था भैया? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को ANS कहते थे। क्या कहते हैं? ANS, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र ANS। जो हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, इसको हम स्वाधीन तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, या ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र कहते हैं, या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्वायत्त में स्वतः। स्वायत्त का मतलब क्या है? स्वतः क्रियाशील। कुछ ऐसी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं हमारे मस्तिष्क में जो स्वतः क्रियाशील हो जाती हैं और अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। ऐसी तंत्रिकाओं को हम क्या कहते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं, या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र कहते हैं। स्वतः क्रियाशील होने वाली तंत्रिकाओं को, क्रियाशील होने वाली तंत्रिकाओं को स्वतः क्रियाशील होने वाली तंत्रिकाओं को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। स्वायत्त तंत्रिका कहते हैं। अब जितनी भी स्वायत्त हो, स्वतः क्रियाशील हो जाती हैं, उन सभी तंत्रिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ANS कहते हैं। अब इस प्रकार की कौन कौन सी तंत्रिकाएं हैं जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होती हैं? 2 प्रकार की पाई जाती हैं। क्या होती हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की जो क्रियाएं होती हैं, ये 2 प्रकार से संपन्न होती हैं। दोनों का आपने नाम सुन रखा होगा। नंबर 1 अनुकंपी और नंबर 2 परानुकंपी। नंबर 1 अनुकंपी तंत्र, अनुकंपी तंत्र, और दूसरा जो हम पार्ट पढ़ते हैं परानुकंपी तंत्र। ये 2 प्रकार की स्वायत्त तंत्रिकाएं होती हैं। अब जो परानुकंपी तंत्र होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं और अनुकंपी तंत्र को क्या कहते हैं? तो परानुकंपी तंत्र को पैरासिम्पैथिक सिस्टम कहते हैं, और जो अनुकंपी होती हैं इनको सिंपैथिक सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपैथिक सिस्टम कहते हैं। अनुकंपी को सिंपैथिक, सिस्टम, इसको पैरासिम्पैथिक सिस्टम, पैरासिम्पैथिक सिस्टम कहते हैं।
अब सबसे बात समझने वाली बात यह है कि जब ये दोनों हैं अनुकंपी और परानुकंपी, तो इस प्रकार की इनका संबंध क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत का कार्य करते हैं, कुछ भी नहीं है। ये क्या करेंगी, ये दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं क्या करती हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो नोट पॉइंट में हम यहाँ पर देखेंगे दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इसमें इसका संबंध एक दूसरे का उल्टा होता है, इसका संबंध सीधे एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। कहने का तात्पर्य है यदि अनुकंपी क्रिया किसी दर को बढ़ाएगा तो परानुकंपी क्रिया उस दर को घटाने का काम करता है। तो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। इसमें यदि एक बढ़ाएगा तो दूसरा घटाएगा, इसमें एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, काम करते हैं। इसका मतलब है यदि अनुकंपी क्रिया दर को बढ़ाता है तो परानुकंपी क्रिया उसको घटाने का कार्य करेगा, घटाने का काम करता है। बहुत सिंपल सी बात है। यदि हम सीधे सीधे बात पे आ जाते हैं, सीधे सीधे लैंग्वेज पे आ जाते हैं, यदि एक बढ़ाएगा तो दूसरा क्या करेगा, उसको घटाएगा। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। सबसे पहले हम मान लीजिए हृदय है हमारा। हृदय क्या है, एक अंग है हृदय। अब हृदय में क्या होता है, स्पंदन दर होती है, धड़कन होती है, या तो धड़कन बढ़ेगी या तो घटेगी। तो होता क्या है, इसमें जो अनुकंपी तंत्र होता है यह स्पंदन दर को बढ़ाता है, स्पंदन दर को बढ़ाता है। हमने कहा जब एक बढ़ाएगा तो दूसरा क्या करेगा, वह दर को कम करने का कार्य करता है। तो परानुकंपी क्या करेगा, स्पंदन दर को कम करेगा, स्पंदन दर को कम करने का कार्य करता है, कम करने का काम करता है। कहने का तात्पर्य इसके अपोजिट ये होगा, जो काम ये करेगा इसका उल्टा अनुकंपी करेगी, या जो अनुकंपी काम करेगा उसका उल्टा परानुकंपी काम करता है। रुधिर, जैसे दूसरी चीज देख लेते हैं। रुधिर, रुधिर क्या होता है, संकीर्ण होता है। ये रुधिर का क्या करता है, संकीर्णन करने का कार्य करता है। ये संकीर्ण करेगा तो ये क्या करता है, विस्फारक करने का कार्य करता है, विस्फारक करने का कार्य करता है। अगला अंग देख लेते हैं हम, नेत्र। नेत्र जैसे अनुकंपी क्रिया क्या होती है, पुतली को फैलाने का कार्य करता है, पुतली को फैलाता है। तो परानुकंपी क्रिया क्या करेगी, पुतली को सिकोड़ने का काम करेगा, पुतली को सिकोड़ने का काम करता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सारे तंत्र क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार पाचन, ये तो अनुकंपी तंत्र पाचन को मंदन करने का कार्य करता है। पाचन यदि ये क्या करेगा, मंदन करने का कार्य करता है, तो परानुकंपी तंत्र क्या करेगा, उद्दीपित करने का कार्य करता है या उद्दीपन का कार्य करता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा मस्तिष्क के बारे में, और मस्तिष्क के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, और इससे होने वाले लगभग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पे ध्यान दिया, और देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार हमारा जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक था नर्वस सिस्टम समाप्त हुआ। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी साथी इसका लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल में अधिक से अधिक इसको देखें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।